नमस्कार। खम्मा घड़ी। राम राम सा। अरे, इस बार बहुत देर बाद मिल रहे हैं, लेकिन फिर से एक बार राइट एंगल विद ज्योति किरण में आपका जी भर के स्वागत। आप नाराज़ हैं? होना भी चाहिए। हम लोग इस बार थोड़ा देर से मिल रहे हैं, लेकिन आप सबको कारण पता है भैया। इतनी ज़बरदस्त महामारी के युग में जिस प्रकार से महामारी ने प्रादुर्भाव किया, चीन देश से चलना आरंभ किया और जिस प्रकार यूरोप में फैली, फिर अमेरिका और फिर अब भारत की परिस्थितियां देख करके कुल मिलाकर के इस बीमारी ने हिलाया तो है बॉस, आप जो भी कहें। तो इसलिए बहुत लंबे समय से सोचती रही कि आज मिलेंगे, कल नहीं तो परसों मिलेंगे, परसों नहीं तो ओवरमॉरो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन मिलना हुआ नहीं। हर बार या तो किसी काम में लगे रहे या फिर कुछ सेवा के कार्यों में, मास्क बनाने में, कुछ CSR की फंडिंग जमा करके इधर उधर मदद के कामों में, जिस प्रकार से भी हो सका कोरोना से लड़ने का एक जो जिम्मा समाज ने, राष्ट्र ने हम सब नागरिकों को दिया है, उसमें हम सब लोग अपनी अपनी छोटी मोटी जो भी भूमिकाएं जहाँ से हो सकता है वो करने की कोशिश में लगे हुए थे। इसलिए भाई मिलने में थोड़ी देर हुई है ज़रूर, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि बातों बातों में हम राइट एंगल विद ज्योति किरण के साथ लगातार जुड़े रहे, क्योंकि इस दौरान फेसबुक से मैंने आपके साथ और दूसरे सोशल मीडिया माध्यम से आपके साथ अपनी बहुत सारी शायरी शेयर की, बहुत सारी पोइट्री शेयर की, कुछ गाने भी शेयर किए। तो ऐसा तो नहीं हुआ भाई कि मिलना हुआ नहीं, मिलना हुआ ज़रूर। लेकिन यही है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से, राइट एंगल विद ज्योति किरण के माध्यम से एक जो गंभीर बातचीत का सिलसिला हमारे बीच में चला था, चलते फिरते बातचीत और बातचीतों में से उभर कर आने वाली हमारी भावनाएं, भावनाओं में से निकलने वाली संभावनाएं, संभावनाओं से निकल करके फिर संस्थागत तरीके से हमारे व्यक्तित्व को और अधिक मजबूत बनाने वाले कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसी घटनाएं जिनका डिस्क्रिप्शन आप और हम मिल कर के समीक्षा, मीमांसा, गपशप जो भी कहें राइट एंगल में ज्योति किरण में करते हैं। तो भैया इस बार फिर जो देरी हुई उसके लिए एक बार फिर क्षमस्व में, लेकिन तब भी अब इस बार जो मिल रहे हैं तो जरा गहरी बातचीत करेंगे। अभी कुछ ही महीनों पहले अपने बहुत सारे लेखों में बदलते युग की मैं बात करती रहती थी। यार तब किसे पता था कि युग ऐसे भी बदल जाएगा यूं ही बस चंद महीनों में, जैसे किसी ने सारी सभ्यता को ही फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। पता नहीं यार कौन सा बटन गलत दबा दिया। यह तो सब आने वाले भविष्य के आधार पर इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। पर यह तय है कि जैसा मैंने आपको पिछली बार भी कहा था अपने लेख के माध्यम से, कि कोरोना के बाद का युग वास्तव में एक अद्भुत युग होगा, इसमें तो भाई कोई संदेह नहीं। अब ये बड़ा सवाल है कि क्यों हमने इस युग की आहट पहले अनुभव नहीं की, हमारी तैयारी क्यों नहीं हुई, हमें क्यों लगता रहा कि हम अविजित हैं। सारी प्रकृति केवल हमारी है, सारे संसाधन भी केवल हमारे हैं। हम उपयोग के माध्यम कोई भी सोचे, विश्व की ऊर्जा हमेशा हम पर प्रसन्न रहेगी, उत्पादकता बढ़ती रहेगी, आर्थिकी या हमारा अर्थशास्त्र मानव जीवन का अंतिम सत्य बनकर उभरेगा और हम केवल उसके आसपास उसकी धुरी पर घूमते रहेंगे और बस जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। पर ऐसा हुआ नहीं। मैं राजस्थान से हूँ और यहाँ प्रकृति की जो पलटती सूरत मैंने पिछले 30-40 दिन में देखी, इससे पहले कसम से अपने जीवन में कभी नहीं देखी। आप सब लोगों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में अनुभव किया होगा। सुबह पक्षियों की ऐसी चहचहाट भला पहले कब सुनाई देती थी, तो मुझे तो याद नहीं पड़ता। इससे पहले कब वन्य प्राणी खुले आम, कभी किसी ने किसी तेंदुए को सड़क पर देख लिया, कभी किसी ने रैकून को देख लिया, कभी किसी ने कुछ सियारों के झुंड को देख लिया, बघेरों को देख लिया। भाई हमें तो जीवन के मार्ग में जो भी कुछ आता हुआ दिखा, मानवता उसे नष्ट करती हुई, उसे भ्रष्ट करती हुई आगे चलती गई और इसे ही हम सभ्यता कहते गए। लेकिन एक ही झटके में हमें प्रकृति ने बता दिया। अब मैं यहाँ बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पड़ रही कि वायरस कोरोना ये मैन मेड है, लैब मेड है, कहाँ से आया है, क्योंकि इसके बारे में तो
5-6 राष्ट्र लग कर के रिसर्च कर रहे हैं और जल्दी इस रिसर्च का जो कहना चाहिए कि कंक्लूजन भी आपके सामने आएगा। लेकिन तभी भी हमने अपनी आँखों से इसी समय में महाशक्तियों को संघर्ष कर कर के शक्तिहीन होते देखा। बहुत सारे हार्ट रेंचिंग, बहुत ही डिफ़िकल्ट नज़ारे हमने आर्थिक तौर पे उन्नत देशों के बीच में देखे और हमने ये भी जान लिया कि आर्थिक उन्नति का मायना जीवन नहीं होता। इस लॉकडाउन में हम जीवन को एक नए रूप में समझ और देख सके। वास्तव में जैसे जीवन ही अनलॉक हो गया हो। हमें से बहुतों ने यह अनुभव किया कि वास्तव में वो जीवन होता ही नहीं है जो हम पिछले 30-40 वर्षों से देखते, समझते, परसीव करते या कॉन्सेप्चुलाइज करते आए। अरे ये तो कोई और ही धारा थी जिसे हमने ऊपर के गंदले पानी के प्रभाव में कभी महसूस ही नहीं किया। शायद हमें इस पूरे दौर में अपनी सामाजिक शक्ति का एहसास भी हुआ। ये भी एहसास हुआ कि हम केवल सरकार बनाने वाली यंत्रणा नहीं, उससे भी गहरा एक सामाजिक बल और ऊर्जा व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर हमारे भीतर मौजूद है और इसीलिए हम भारतीय हैं। इसके बल पर हमने इतने समय इस प्रकार से सभी ओर से इस संकट काल में सेवा के लिए उठते हुए हाथ देखे। अब इस सेवा काल में जो जो लोगों ने किया वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। लोगों के भीतर की इतनी गहरी सेवा की भावना उभर कर आई कि उसके बारे में जितनी बात की जाए कम है। लेकिन आज हम राइट एंगल में कुछ और ज़्यादा गहरा डाइव करने वाले हैं। आज जब सारा विश्व डॉक्टर, स्वास्थ्य सेवकों, पुलिस और सफाई कर्मियों और मीडिया कर्मियों को नए रूप में देख रहा है, देखो जी, खाकी की तो पूरी छवि बदल गई। डॉक्टर्स ये नए भगवान के तौर पर उभरे। सफाई कर्मी जिस मुस्तैदी और जिस सन्नद्धता से उन्होंने काम किया वही गजब है। उनके प्रति आजीवन ऋणी रहने का ये संकल्प लेने का भी वक्त है। अब कुछ दिन पहले भारतीय सेना ने कोरोना के योद्धाओं को सम्मान देने के लिए इतना ज़बरदस्त फ्लाई शो किया। लेकिन प्रश्न यही है कि हमारी स्मृति क्या सदा सजीव रहेगी? क्या हम इस युद्ध और उसकी विभीषिका से उठ आने वाले परिणामों को आगे की योजना के तौर पर भी आर्थिक और सामाजिक ताने बाने में, उत्सव में, त्योहारों में, समाज सेवाओं के प्रकल्पों में और अपने सोशल इन्वेस्टमेंट्स की प्रायोरिटीज़ में याद रखेंगे? मुझे लगता है कि असली सवाल ये है और ये हमने गहनता से सोचना चाहिए। अब कल रात CNN पे मैं न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो, जिनकी मैं ज़बरदस्त प्रशंसक हूँ और लगातार ये कहती हूँ कि वो पॉलिटिशियन नहीं तो एक स्टेट्समैन हैं, उनकी मैंने एक बात को बड़ी गहराई से नोट भी किया। वो हमेशा न्यूयॉर्क के बारे में जब भी पूरा सिलसिला बताते हैं, दिन भर की रिपोर्टिंग करते हैं और प्रेस ब्रीफ देते हैं, तो उन्होंने कल ये बात कही कि भाई ये ज़रूर खोजना चाहिए कि कोरोना वहाँ पर ब्लैक या फिर लैटिन अमेरिकन्स में ज़्यादा क्यों हुआ। उन्होंने बताया कि इसका कारण आर्थिक असमानता है। अब उस दृष्टि से अगर ये तरकीब भारत के लिए समझी जाए तो उनकी बात मुझे लगता है कि ये विश्व में लगभग हर तरफ सही होके गुजरती है। क्या कारण है कि जो मार्जिनलाइज्ड हैं या जो गरीब हैं, बाढ़ आई तो भी वही भुगते, अकाल पड़े तो भी वही भुगते, खेती बर्बाद हो जाए तो भी वही भुगते, किसी प्रकार की और राजनीतिक दुर्घटना हो जाए तो भी वही भुगते। ये मार्जिनलाइज्ड या पुअर या जिनके पास कहेंगे कि वंचित वर्ग लगातार सबसे ज़्यादा हर प्राकृतिक आपदा को और मैन मेड आपदा को भुगतने के लिए संसार के समक्ष हमेशा प्रस्तुत होता रहे। क्या यही इतिहास हमें बनाना है? जिन लोगों ने कल भारत के इमिग्रेंट लेबरर की दुर्घटना देखी या देखा कि वो 500-500 मील पैरों में छाले लिए और मन में अपने गांव लौटने की तमन्ना लिए इस प्रकार सड़कों पर परिवारों के साथ चल रहे हैं, मुझे बताइए किसका दिल नहीं दुखा होगा? अगर नहीं दुखा यार तो दिल पत्थर का है फिर आपका। लोगों ने जिस प्रकार के पिक्चर्स सोशल मीडिया पे डाले और उसके जिस प्रकार के रिएक्शंस मुझे देखने को मिले, मुझे लगता है आप सब ने बहुत संवेदनशीलता से ये बात अनुभव की है। लेकिन ये खाली इमिग्रेंट लेबरर्स की प्लाइट नहीं है। उन औरतों के बारे में सोचिए
जो गांव में लगातार इस समय बेरोजगारी के माध्यम से और न्यूट्रिशनल क्राइसिस को झेलते हुए परिवारों को चला रही हैं। उन मध्यवर्गीय महिलाओं को सोचिए जिनके पति छोटे मझौले उद्योगों में लगे थे। ये आर्थिक चर्चाएं बहुत लंबी चौड़ी हैं और इसमें जेंडर डिस्पैरिटीज़ और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ की बात मुझे करनी है, इस बार ज़रूर करनी है और मैं करूँगी। अगले एपिसोड्स में इन्हीं पर बात करूँगी। पर फिलहाल मुझे आपसे ये ज़रूर कहना है, बताइए इस लॉकडाउन ने आपके भीतर क्या क्या अनलॉक किया। तो बताना पड़ेगा क्या क्या अनलॉक हुआ, क्या क्या लिबरेट हुआ। मुझे लगता है कि लॉकडाउन हम सब के लिए एक बहुत ज़बरदस्त लिबरेटिंग एक्सपीरियंस था। आज सुबह मैं अपनी बेटी जो अमेरिका में अर्बाना शैम्पेन में, उससे बातचीत कर रही थी। तो बातचीत में मैंने उससे पूछा कि इस लॉकडाउन ने, हालांकि शी इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, लेकिन तभी मैंने पूछा कि इस लॉकडाउन ने तुम में क्या बदलाव लाया, क्या फ़र्क लाया। बाद में बातों बातों में बात निकली कि बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ से जिनसे हम बंधे हुए थे मानसिक तौर से, उनसे हमें एक तरीके का लिबरेशन या कहूँगी कि आज़ादी मिली। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी बात लेती हूँ। मुझे लगता है कि हम लोग डोमेस्टिक हेल्प्स पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट थे कि सबसे पहला ये एक मेंटल स्लेवरी का विचार हो गया था कि हम अपना जीवन अपने श्रम के आधार पर नहीं चला सकते। हर भारतीय मध्यवर्गीय परिवार जिसके घर में डोमेस्टिक हेल्प्स अवेलेबल थी, कितनी बार तो मजाकों में भी बात होती थी कि अगर बाई नहीं आई तो ये होगा, लेकिन तभी भी अब ये बिल्कुल क्लियरली पता लग गया है कि हम लोग अपने श्रम के आधार पर अपना घर, अपना परिवार चला सकते हैं। यार व्हाट अ लिबरेटिंग थॉट दिस इज। ये तो कभी सोचा ही नहीं था। अब आप बताइए कि आज आप अपने लिए झाड़ू, पोछा, कटका, अपना कचरा बाहर फेंकना से लेकर के तो बाहर के आंगन की धुलाई करना, कपड़े धोना, उसके बाद उनको धोकर इस्त्री करके सुखाना। और ये मैं जेंडर न्यूट्रल कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपने आसपास के सभी पुरुषों को इस समय जेंडर रोल्स को तोड़कर घरेलू कामकाज में गहरी मदद करते हुए देखा। तो एक तो ये कितना बड़ा लिबरेशन है यार इस बात से कि हम लोग अपने खुद के काम के लिए एक पूरे के पूरे सिस्टम पर डिपेंडेंट थे, लेकिन हम अपने श्रम के आधार पर खुद काम कर सकते हैं और अपने जीवन में अपने पर आधारित रहकर अपने परिवार को अच्छा न्यूट्रिशन भी दे सकते हैं, उनकी अच्छी देखभाल भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको बड़ा एंजॉयबली कर सकते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त लिबरेटिंग थॉट है और मेरे लिए ख़ासकर, क्योंकि आप में से बहुतों को पता नहीं आप लोग मुझे कितना जानते हैं, पर मैं तो भाई आई स्टे ऑन माई ओन, मैं अकेली रहती हूँ और इसलिए ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि अपने लिए सब प्रकार के सामानों की व्यवस्था करना, अपने घर को खुद साफ़ करना और अपना खाना खुद बनाना, अपने बर्तन खुद साफ़ करना, इन सब चीज़ों को करते हुए भी अपने क्रिएटिव परस्यूट्स में और कामकाज में लगे रहना। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा लिबरेटिंग पॉइंट था कि पहले इतने सारे डोमेस्टिक हेल्प्स की सहायता से भी हम कहते थे वक्त नहीं है, और अब लगता है कि शायद वक्त को सही तरीके से इन्वेस्ट और मैनेज करने का ये आइडिया हमने सीख लिया है। तो यार बहुत ही लिबरेटिंग थॉट है और इसने हमारी जीवन ऊर्जा को एक बार फिर अनलॉक कर दिया है। ये है लॉकडाउन का पहला फ़ायदा। क्रिएटिव स्किल्स को अनलॉक तो किया ही किया। कितने सारे सोशल मीडिया पे आपने देखे कि लोगों की क्रिएटिव स्किल्स जैसे कि धूल छाड़ छाड़ के बाहर आ गए हो। एक बड़े ज़बरदस्त एंकर को हमने लॉकडाउन के 1, 2, 3, 4 गाने गाते हुए देखा। अब आप कहेंगे कि आपने मुझे कविता करते हुए देखा, सच बात है। इसके अलावा आपने लोगों को अलग अलग तरीके के बहुत क्रिएटिव व्यंजन बनाते हुए देखा। ये तो देखना भी बहुत मज़ेदार था कि भाई किस तरह लोगों ने
कुकिंग को एक नई क्रिएटिविटी के तौर पर प्रस्तुत कर दिया। किसी ने गुलाब जामुन बना डाले तो किसी ने अमेरिका में एप्पल पाई बना डाली। मेरी अपनी बेटी, जिसका कोई दूर तक बेकिंग या कुकिंग से लेना देना नहीं, उसने मफिन्स बनाने से लेकर तो नींबू अचार बनाना सब पर महारत हासिल कर ली। एंड पेशे से शी इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसका इस प्रकार के स्किल्स के बारे में सोच लगाने का कभी समय नहीं आया। स्कूल से निकले कॉलेज में, कॉलेज से निकले जॉब में, और जॉब के बाद सिर्फ जॉब में। क्रिएटिव स्किल्स के लिए या तो जीवन में खाने को इस प्रकार आस्वाद लेकर व्यंजनों के तौर पर परिवर्तित करने की ये कल्चर जो भारतीय समाज में सदा जीवित रही, मुझे लगता है कि आज पूरा विश्व इसको सेलिब्रेट कर रहा है। विश्व भर में भी फूड इज जस्ट नॉट जस्ट फॉर फूड, नॉट जस्ट फॉर एपेटाइट और हंगर। फूड से क्रिएटिविटी का रिश्ता नाता बड़ा पुराना है। तो इस क्रिएटिविटी को जितने लोगों ने अनुभव किया और उसका आस्वाद लिया, कुछ ने कविताओं में अपने आप को फिर से खोजना जारी रखा। इनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे अक्सर डर लगा करता था कि लोगों के सामने कहीं एकेडमिक से राजनीतिज्ञ बनने तक के अलावा ये जो एक पक्ष है कविता या गज़ल कहने का या शायरी करने का, वो कहीं सामने ना आ जाए। अब पता नहीं किस प्रकार का संकोच था, लेकिन इस लॉकडाउन ने ये संकोच धोकर बहा दिया। और कभी कभी तो सोशल मीडिया पे इतने मज़ेदार कमेंट्स आए, लोगों ने कहा कि मुझे अपना करियर ही चेंज कर लेना चाहिए। तो मुझे बहुत हंसी आई। अरे यार, एकेडमिक से राजनीति तक और राजनीति से अब बदल कर कवियत्री के तौर पर तो नहीं रुका जा सकता, क्योंकि काफ़ी आगे आ चुके हैं हम। लेकिन तभी भी इस आगे आने की दौड़ में जो जो कुछ अपना सचमुच का व्यक्तित्व पीछे छूट गया था, उसे हमने किरचों किरचों में इस पीड़ा के समय पर, इस अजीब से संघर्ष के समय पर जिस प्रकार उभार कर लाया है, यार सबको सैल्यूट करने का मन कर रहा है। मेरे फ्रेंड्स में से, मेरे नोन पर्सन्स में से, इवन दुनिया भर के सब लोगों ने जिस प्रकार से क्रिएटिविटी को, सृजनात्मकता को, सृजन को जिस प्रकार से उभार कर सामने ला दिया है, उससे पीड़ा कम हो गई है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में आई, वो ये पता लगा यार ये ह्यूमन ब्रीड, यार ये ह्यूमन स्पीशी इतना बुरा भी नहीं है। जितने लोगों को मैंने इस समय पे सेवा करते हुए देखा, अलग अलग प्रकार के सेवा कार्यों में लगे हुए देखा, पत्थर से पत्थर दिल लोगों को भी जिस प्रकार सड़कों पर खाना बांटते हुए देखा, और ये देखा कि किस प्रकार लोगों ने जीवों की सहायता की, परिंदे लगाए। मुझे लगता है कि जितनी बुरी ये मानवीय प्रजाति समझ ली गई, यार इतनी भी बुरी नहीं निकली। संकट के समय में जिस प्रकार लोगों ने अपने लोगों की मदद की, दोनों ही प्रकार के रूप देखने को मिले। कहीं कहीं ये भी देखने को मिला कि रिश्तेदारों ने खुद बीमारी से स्टिग्मेटाइज करके शव लेने तक से इनकार कर दिया। ये भी देखा कि किस प्रकार दूसरे लोगों ने आगे आकर बढ़कर अंतिम संस्कार कर दिए। तो मानवीयता के सभी पक्ष इस पूरे युग में, जिसे मैं कहूँगी कोरोना युग, क्योंकि इतिहास अब इसी तरीके से जाना जाएगा, कोरोना पूर्व का युग और कोरोना के बाद का युग, BC AD। तो इस तरीके से जाने वाले इस युग पे जिस प्रकार की चीज़ें हमने देखी और अनुभव की, वास्तव में वो अभूतपूर्व थी। और ये इतिहास के इस क्षण पर खड़े होकर देखने समझने की एक अजीब सी उपलब्धि है। इतने सारे लोग जो गांव में वापस पुनर्पलायन कर रहे हैं, एक बार वो पलायन करके इमिग्रेट होकर रोजगार की तलाश में आए थे शहरों की तरफ, आज वो जड़ों को ढूंढते हुए सुरक्षा के लिए जा रहे हैं वापस गांव की तरफ। बस जाने से पहले एक छोटी सी बात और कहना चाहती हूँ कि क्या ये हमारी पूरी आर्थिक संस्कृति पर, ग्लोबलाइजेशन पर, लोकलाइजेशन पर, इंटरनेशनल ट्रेड पर, ट्रेड रिलेशंस पर, उत्पादकता के संबंधों पर, अंतर्राष्ट्रीयता पर, कूटनैतिक सामरिकता पर, सामरिक लक्ष्यों पर, और साथ ही साथ
भारत के नए भारत की रचना के नए नए लक्ष्यों पर पुनर्विचार करने की संभावनाओं से भर देता नहीं है क्या? यही तो अनलॉकिंग है, एक बहुत बड़ी अनलॉकिंग उस लॉकडाउन से जो हमने अपनी संपूर्ण वैचारिक शक्ति पर एक मोनोटोनस कल्चर के कारण, जिसको मैं कहूँगी कि आर्थिक संस्कृति के कारण लाकर रख दिया था। मैं लंबी बात करना चाहती हूँ भारत के प्रधानमंत्री की शानदार लीडरशिप के बारे में और कंपैरेटिव लीडरशिप्स के बारे में, लेकिन तब भी मुझे लगता है एपिसोड उसके लिए छोटा पड़ जाएगा। और ये एपिसोड चूँकि और ज़्यादा गहनता से लॉकडाउन पीरियड में अपने खुद के स्किल्स को, खुद की समझ को, खुद के व्यक्तित्व को अनलॉक करने पर आधारित है, तो मैं यहीं पर रुक कर केवल इतना कहना चाहूँगी, आपको नहीं लगता कि भारत ने इस लॉकडाउन में खुद को अनलॉक कर लिया है? हमने बहुत हौसले से, बहुत समझदारी से, बहुत धीरज से, बहुत ज़्यादा शिद्दत से कोरोना को एक ज़बरदस्त मोर्चा दिया है, ज़बरदस्त लड़ाई की है और कर भी रहे हैं। लॉकडाउन 3 में आज हम सब लोग जहां धीरे धीरे रेड और ग्रीन और ऑरेंज जोन में रहने की आदत डाल रहे हैं और जोन्स के परिवर्तन के लिए मेहनत कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, मास्क का, सैनिटाइजर्स का मास प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और कोरोना के साथ जीने का दर्शन सीख रहे हैं वाकई। ये थोड़े कहेंगे कि सीख गए हैं, परफेक्ट हो गए, ना, इम्परफेक्शंस के साथ परफेक्शन की तरफ हमारा समाज धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन इस कोरोना ने हमारी फिलॉसफी जीने के प्रति, हमारा दर्शन जीने के प्रति परिवर्तित कर दिया है और हमें बहुत स्पष्ट तौर पर ये बता दिया है कि ये युग वास्तव में परिवर्तन का युग है। अगर हम परिवर्तन को आत्मसात नहीं करेंगे, परिवर्तन को नहीं अपनाएंगे, परिवर्तित होना नहीं सीखेंगे और परिवर्तन की परिभाषाओं को फिर से पुनर्परिभाषित नहीं करेंगे, तो जीवन नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि कोरोना का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्रेकिंग पॉइंट जिसको कहना चाहिए वो यही है कि हमें जीवन के दर्शन में, इन द फिलॉसफी ऑफ लाइफ इटसेल्फ, परिवर्तन करने का समय आ गया है और यही वह समय है। तो फिर इस एपिसोड में इतना ही। अगली बार फिर नए प्रश्नों को लेकर, नए समाधानों को लेकर, नई चर्चा, नई मीमांसा और नई बहुत सारी बातचीत और चकल्लस को लेकर फिर से मिलेंगे राइट एंगल विद ज्योति किरण में। इस यात्रा में आप मेरे साथ चले। हमने इतनी मज़ेदार बातचीत की, इस पर अपने रिएक्शंस आप मुझे लगातार भेजते रहे हैं और भेजते भी रहिएगा। अगले एपिसोड्स में प्रॉमिस करती हूँ कि जल्दी वापस आऊँगी। थैंक यू।